हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके पार्ट बी के जो बाकी की थ्योरी रह गई थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके जो पहले टॉपिक्स मैंने कराए हैं, अगर वो लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पर क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा और आप आराम से पहले उसको समझो, तब जाके आपको ये वाला जो लेक्चर है वो समझ में आएगा। क्लियर? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हमने डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए क्या है कि पहली बात आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इस तरह जिगजैग बनाकर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज अनदर वे ऑल्सो, अगर आप चाहें तो एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दो तो ये भी बेसिकली रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने इस टॉपिक में एक्चुअली ये पढ़ना है कि रेजिस्टेंस को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो मेरे प्रॉपर जो टोटल सर्किट है उसके नेट रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। बट इसको कंबाइन करने के ना दो तीन तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा तरीका है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा है आपका मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड वाला जो पार्ट है वो आपको मैं समझा दूंगा। इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या तो मिक्स्ड हो आपका। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो। पहली बात तो सीरीज को समझो कि ये है क्या। देखिए क्या है कि मैं यहां पर तीन रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेता हूं। एक है मेरे पास R1, दूसरा है मेरे पास R2 और तीसरा है मेरे पास R3। पहले तो ना आप ये समझो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या। ये देखिए, एक्चुअली हर रेजिस्टेंस के ना दो एंड्स होते हैं, एक ये वाला एंड हो गया, कि ये वाला एंड हो गया। आपने देखा कि मैंने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे के एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है और इसका जो दूसरा एंड है वो तीसरे के साथ ज्वाइन किया हुआ है, मतलब एक के बाद एक लगाए हुए हैं। मैंने ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। मतलब ये कि किसी भी रेजिस्टेंस को हमने डायरेक्ट सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करना होता। ये देखिए, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा कि इसका एक एंड मेरे बैटरी से कनेक्टेड, बट दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना। R2 का तो डायरेक्टली ना पॉजिटिव से कनेक्ट है या नेगेटिव से कनेक्ट नहीं है। R3 का डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्ट है, बट उसका एक एंड R2 से कनेक्टेड है। मतलब अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट कि ये तीनों के तीनों डायरेक्टली मेरे सेल से अटैच्ड नहीं होते हैं। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब ये जो चीज आप देख रहे हो, इसका जो वोल्टेज है हम उसको V कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा कि इसमें जो करंट है वो I आपका फ्लो कर रहा है। अब I आपका यहां पहुंचा, जैसे ही वो यहां पहुंचेगा आप मुझे बताइए, अगर वो यहां से क्रॉस करेगा तो यहां पे कितना करंट होगा। ऑब्वियस है बेटा I, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता तो है नहीं जाने के लिए। सिमिलरली अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे भी आपके पास I ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, खासतौर पे सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो ये देखने को मिलता है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो सेम होता है। अच्छा, पता क्या हुआ, एक बार ना मेरे एक स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हुई और वो मुझे कहता है, सर अगर पहले रेजिस्टेंस में से करंट आई जाएगा तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। मतलब जैसे वो यहां से यहां जाएगा तो अब ये अलग करंट नहीं होगा, मतलब अगर आगे फर्दर R2 से जाएगा तो और कम करंट नहीं आएगा। तो उन्होंने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन मुझसे पूछा था। लेकिन एक्चुअली में ना आपको ये बात समझनी है कि ये जो आई करंट है ना, ये जनरेट ही तभी हुआ है जब ये तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया हुआ है। मतलब ये कि जब मैंने इन तीनों को आपस में सीरीज में लगाया तब इसका एक नेट रेजिस्टेंस बना। उस नेट रेजिस्टेंस को जब मैंने वोल्टेज से डिवाइड किया, क्योंकि देखो V इजिकल टू आई आर होता है, तो I क्या होता है, V बाय आर होता है। तो जब मैंने इसके नेट रेजिस्टेंस को V से डिवाइड किया तो जो मेरे पास करंट आया ये वो I है। मतलब इस I के लिए ये तीनों पहले से रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या कि अगर इनमें से एक रेजिस्टेंस में हटा दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट बढ़ जाएगा। तब
एक नया करंट जनरेट होगा जो फिर वो फिर इन दोनों पे क्या होगा, सेम होगा। तो समझने वाली बात यह है कि जो ये करंट जनरेट होता है ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही जनरेट होता है, ठीक है। तो ये मत कभी सोचना कि जब इसमें से जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, फर्दर और कम हो जाएगी, फर्दर और कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो करंट आई है ये जनरेट ही हुआ है जब इन तीनों को इकट्ठा मैंने कंसिडर करके नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके, नेट करंट है बेसिकली, ये नेट करंट है मेरा ड्यू टू दिस थ्री रेजिस्टर्स। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी इसको समझाता हूं। तो क्या है बेटा कि अब आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, राइट, V इक्वल टू आई आर होता है। अब अगर हर एक रेजिस्टेंस अलग है, करंट चाहे सेम है, तो वोल्टेज भी तो अलग अलग होगी ना। तो इस कंडीशन में वोल्टेज होगी मान लो V1, इसमें हो गई आपकी V2 और इसमें हो जाएगी आपकी V3। मतलब अगर V1 निकालना है तो I इंटू R1 कर दूंगा, V2 निकालना है तो I इंटू R2 कर दूंगा, V3 के लिए I इंटू R3 कर दूंगा। तो देखने वाली बात यह है कि जो नेट वोल्टेज है वो इन तीनों का सम है, राइट। अब इनकी वैल्यू डाल देता हूं। देखो ये बेटा अगर ये मुझे टोटल वोल्टेज है तो मुझे टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगी, क्योंकि ये सीरीज में है तो मैं RS लगाऊंगा। उसी तरह ये हो जाएगा बेटा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, आई सबका कैंसल, तो RS आ गया बेटा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये कि अगर तीन रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हो तो नेट रेजिस्टेंस होता है तीनों का सम। और जो ये रेजिस्टेंस आएगी ना, ये RS यहां पुट करूंगा तो मेरे पास नेट करंट आएगा जो इन तीनों में से फ्लो करेगा आपका। अगर आपका R3 आप निकाल देते हो तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2, तो यहां पर R1 प्लस R2 की वैल्यू डाल के जो करंट आएगा वो फिर इन दोनों में से पास करेगा। तो इस तरीके से बेटा हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखा गया है, देखो ये चीज ये देख रहे हो, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका। ये क्या देखने को मिला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ा जाता है। मतलब ये दिखाता हूं आपको मैं, मतलब ये कि देखो इसके दो एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इस वाले के दो एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इस वाले के दो एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड। ये देखो तीनों का एक एक एंड आपस में जोड़ा हुआ है, इधर भी तीनों का जो दूसरे एंड से वो आपस में जोड़े हुए हैं, तो इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरी पहचान ये है कि देखो मान लो करंट I इसमें फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा तो अब उसको तीन रास्ते मिलेंगे कि यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है। तो अगर आपका करंट स्प्लिट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर वो जो तीन आर्म्स होते हैं वो आपस में पैरेलल माने जाते हैं। जैसे कि इसमें करंट मान लेते हैं I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। बट हाँ मजे की बात यह है कि ये जो I है ये तीनों में स्प्लिट हुआ है, इसलिए ये I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो ये बात प्लीज हमेशा याद रखना, ठीक है, कि तीनों का जो सम है वो I के बराबर होता है। क्लियर, गुड। अब ये बात अगर आप ध्यान से देखो तो एक और चीज इंटरेस्टिंग निकल के आती है, वो ये कि ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये डायरेक्टली बैटरी से अटैच्ड है। इसकी वोल्टेज मान लो V है। ये वाला अगर देखोगे तो ये भी डायरेक्टली मेरे बैटरी से अटैच्ड है। ये वाला देखोगे तो ये भी मेरे सेल या बैटरी से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके जो वोल्टेजेस होते हैं वो सेम होते हैं। ये देखो इसका सेम है, इसका भी सेम है। तो प्लीज हमेशा याद रखना कि वोल्टेज जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम रहता है। प्लीज ये बात हमेशा याद रखना। चलिए जल्दी से करते हैं शुरू। तो बेटा I क्या होता है, V बाय R, तो मैं R यहां पे पैरेलल ले लेता हूं क्योंकि पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। ये हो जाएगा बेटा V बाय R1, ये हो जाएगा V बाय R2 और ये हो जाएगा V बाय R3। बस V कैंसिल कर दो तो 1 बाय RP आपके पास आ जाता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो लीजिए इस तरीके से बेटा आप लोग अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हो। अगर मन में आ रहा है सर मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स का मतलब होता है बेटा कि सीरीज भी होता है पैरेलल भी होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये देखो ये आपका ऐसे, ये देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये है मिक्स्ड आपका। इस केस में क्या हो रहा है बेटा, इस केस में ये देखने को मिल रहा है, मान लो कि ये है आपका 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है मान लो 6 ओम। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करना होता है, लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए पहली बात, आपने अपनी तरफ से एक इमेजिनरी करंट ले लिया करो। जैसे कि मैंने करंट ले लिया, ये करंट यहां गया। अब देखो हुआ ये कि ये स्प्लिट हो गया, यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ पर I2 जाएगा। क्योंकि इन दो आर्म्स में स्प्लिट हुआ है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल।
तो पहले आपने ना इन दोनों को आपस में कंबाइन करना होता है ताकि एक नेट आई करंट वाला रेजिस्टेंस आपको मिल सके। मतलब बताता हूं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 होगा। तो 1/RP हो जाएगा आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 + 1, 2 पर 3 आ गया 3/6। तो मतलब ये हुआ कि RP आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 ओम। तो बेटा इसको पता क्या क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, मतलब इसको क्या बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। देखो ये तो 2 ओम है ही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2 ओम आया, तो मतलब इन दोनों की जगह पे आप चाहें तो ये कर सकते हो, ये 2 ओम ये कर सकते हो। अब इसमें करंट क्या था आपका I, और ये I फर्दर स्प्लिट हुआ था, इन दोनों का सम क्या है I, तो मतलब अब इसमें से भी क्या आ जाएगा I ही जाएगा, बिकॉज बेटा यही तो करंट स्प्लिट हुआ था दोनों में, इनको आपने कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना लिया और अब इसमें से करंट क्या जा रहा है I। अब दोनों में सेम करंट जा रहा है, मतलब दोनों आपस में सीरीज है, दोनों आपस में सीरीज है, तो R सीरीज हो जाएगा बेटा 2 + 2 और आंसर आ जाएगा 4 ओम। बेटा इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल को ढूंढकर उसको सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो मैंने एक्चुअली 2-3 न्यूमेरिकल्स रखे हैं ताकि आपको मैं साथ साथ समझा सकूं। तो चलिए जल्दी से हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। और हाँ, एक बात आपको मैं जरूर बता दूं बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेटा जी अगर आप बात कर रहे हो ना बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो जो RS आता है ना वो एक्चुअली उसके हर एक रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, मतलब वो ग्रेटर देन R1 भी होगा, ग्रेटर देन R2 भी होगा, ग्रेटर देन R3 भी होगा, वो सभी से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो ना मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखने में मिलता है कि जो R पैरेलल हमें मिलता है वो लेस देन होता है R1 के, वो होता है R2 के, इवन R3 के भी लेस देन होता है, सभी इससे छोटा होता है आपका। तो R जो नेट रेजिस्टेंस है, अगर आप चाहते हो कि सबसे वैल्यू छोटी हो तो सबसे कम करने के लिए पैरेलल कर दो, सबसे ज्यादा बढ़ानी है तो सीरीज में उसको लगा दो। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि 3 रेजिस्टर्स 2, 3 and 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए ये आ गया 2, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 4। ठीक है, ओम है तो ओम साथ साथ लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे जी। अब वो कहता है कि यार सोल्व को एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में ड्रॉ करो, साथ में रिजल्ट निकालो। तो ठीक है बेटा, आर सीरीज हो जाएगा बेटा 2 + 3 + 4, आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास, दैट इज 9, राइट, 9 ओम। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बी पार्ट के लिए बेटा पैरेलल है। अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताऊं, इसको सोल्व कैसे करना है वो भी तो मैंने बताया नहीं। देखिए मान लो पैरेलल वाला है, सपोज ये आपने पैरेलल किया, ठीक है, ये है 2 ओम, ये है आपका 3 ओम और ये है मान लो 4 ओम। और द बेस्ट तरीका क्या होता है, अपने पेपर में ना आंसर शीट में ये पहले ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करने के बाद ना इसके सामने लिख देना कि ये R1 है, मान लो ये R2 है, ये R3 है। फिर आप चाहें तो इसको लिख सकते हो कि सिंस R1, R2, R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मैं अपने लिए शॉर्टकट लगा रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, कॉम्बिनेशन। सो देखो बेटा क्या होगा, सो देयरफॉर 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा इस तरह से करना होता है आपने। तो 1/RP क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। क्या आ गया बेटा, अगर अगर आप ध्यान से देखते हो तो चले 12 12 24 24 सीधा डायरेक्ट ले लेता हूं मैं, जल्दी हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा आपका यहाँ पे 12, ठीक है, प्लस ये हो गया 8 प्लस ये आ गया 6 बेटा आपका। क्लियर। तो आपका फाइनल रिजल्ट बेटा मैं यहां लगा देता हूं कि आपका जो आरपी है वो आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, तो ये तो हो गया बेटा 20 और ये हो गया बेटा मेरे पास 26। तो जब आप इसको सोल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 0.92 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने अपना ये जो न्यूमेरिकल था करना था। क्लियर हो गया। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखाता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 3 रेजिस्टर्स हैं, 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 6 ओम, ग्रेटर देन 6 ओम, ओके, बट लेस देन 8 ओम। देखो अब आप ना थोड़ा सोच के देखना बेटा, क्या बताया था मैंने, 6 + 3 9, 9 और 2 11, तो मतलब ये आपस में सारे सीरीज में तो हो ही नहीं सकते। अच्छा मुझे 6 से ज्यादा चाहिए, तो मतलब ये तो 6 एज इट इज का एज इट इज मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब रह गए 3 और 2। मैं चाहता हूं कि मेरा जो नंबर है वो 3 और 2 से कम होना चाहिए, ताकि अगर मैं ऐड कर दूं 6 के अंदर तो जाके मेरा वो वैल्यू आएगी जो 8 से कम होगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो मतलब ये है
कि 6 को मैं एज इट इज रखूंगा, ये आ गया 6 ओम। मैंने क्या करना है कि 3 ओम वाला और 2 ओम वाला जो है आपस में पैरेलल में लगाऊंगा। ये मेरा 3 ओम वाला है और ये मेरा 2 ओम वाला है। क्लियर होगा, ये आपस में क्या हो गया, आपका पैरेलल में हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्यों मैंने ऐसा किया, देखो समझो पहली बात तो 6 से ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब उसका जो एक नंबर है वो 6 तो होगा, रेजिस्टेंस का एक नंबर 6 होगा, और दूसरा जो है जो भी रिजल्ट है वो उसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 8 से कम रखना है मेरे को। तो मैंने इसको देखा, ये मेरा पैरेलल है, तो मैं इसका नाम देता हूं बेटा कि R1, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ठीक है। सो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है। सो देयरफॉर 1/RP हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम बेटा आपका 6 आ गया, और ऊपर आपका 5 आ जाएगा, तो बेटा RP आपके पास आ जाएगा 6/5, मतलब क्या हो गया 1.2 आ गया आपके पास। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये देखो ये आपका 6 है और साथ में आ गया 1.2। अब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R सीरीज हो जाएगा बेटा 6 प्लस 1.2, आंसर आ गया 7.2, जो कि आपका 8 से कम है और 6 से ज्यादा है। तो बेटा इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब कहता कि दो रजिस्टर हैं 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है जी। तो जैसे बोलता है हम वो कनेक्ट कर देते हैं। ये आ गया आपका 6 ओम और ये आ गया आपके पास दैट इज 4 ओम इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी। तो लीजिए ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं हम यहाँ पे, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी। कहते हैं कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पैरेलल में है ना, तो 1/RP आपका हो जाएगा 1/6 प्लस 1/4, तो ये आ गया 24 आपका, ठीक है। तो 4 प्लस 6 ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 24। RP बेटा हमेशा रेसिप्रोकल करना मत भूलना, ये बहुत लोग गलती करते हैं। तो आ जाएगा 2.4 ओम, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। कहता है करंट क्या आएगा, ये मेरा है ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है कि बताओ कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, आसान है, देखो ना, करंट क्या होता है V/R, आर, तो 6 वोल्ट डिवाइड बाय आर है 2.4, तो मतलब आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 24। तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि ये 6 यहाँ पे जाएगा 4 से, ऊपर आ गया आपके पास क्या 10, ये आपका 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब बस इसको 2 से और कर लो, ये 5 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, तो आपका 2.5 आंसर है। 2.5 एम्पियर जो करंट है वो इसमें फ्लो कर रहा है आपका। फिर कहता करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इसको कैसे करना है ना, आज मैं आपको वो सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ये बड़े जो ये मेथड बताऊंगा ना, इससे आपका आंसर मतलब हर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, जो करंट है वो 2.5 एम्पियर का है, और अगर आप देखेंगे तो ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, I1 में और आपका I2 में। इतनी बात तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, तो आपका करंट दो हिस्सों में बट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 एक्चुअली में सम है I1 प्लस I2 का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये पैरेलल है बेटा, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 6 टाइम ऑफ I1, मतलब 6 हो गया रेजिस्टेंस, I करंट है, तो IR क्या होता है वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम, तो 6I1 इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I2, बिल्कुल सही। तो इसके I2 क्या आया, I2 आ गया आपका दैट इज 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 ऑफ I1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर जी। अब देखो मैंने बस ये वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करना, मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने करंट को कहा कि दो हिस्सों में स्प्लिट है I1 I2 में, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, खत्म। फिर मैंने कहा कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज होता है IR, तो 6 इंटू I1 शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2 या I1 जो भी निकालना है आप निकालो, आपके अकॉर्डिंगली होता है, तो मैंने ये निकाल लिया। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 2.5 इज इक्वल टू I1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1.5 ऑफ I1, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2.5 आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2.5 ऑफ I1, तो बेटा I1 क्या आ गया 1 एम्पियर आ गया ना। उस I1 को यहां पे आप पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो जैसे आप पुट करेंगे तो I2 क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्वियस 1.5 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि I1 1 है आपका।
तो देखिए I1 क्या हो गया, वो करंट है जो 6 ओम से जा रहा था जो कि 1 है, और 4 से जाएगा 1.5 एम्पियर। इस तरीके से ना आप कभी भी कोई भी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो तो आराम से आप कर सकते हो। बाकी उसने कहा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम आपका मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक हो गया, आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर, ये दिया ही हुआ आपको, इंक्लूड 6 वोल्ट, ठीक है, एन एमीटर ए, अ फिक्स रेजिस्टर R1 दैट इज 2 दिया हुआ है, एंड अ रेजिस्टेंस वायर R2 कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ए बी, ठीक है जी। द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड द एमीटर में बी निगलेक्टेड, ठीक है। कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग व्हेन द करंट R2 इज ऑफ 0.20 मीटर लेंथ एंड ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, ये जो R2 है ये आपका 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पार्ट में कहता है कि मुझे एमीटर की रीडिंग करंट फाइंड करना है। करंट क्या होता है बेटा, V डिवाइड बाय R होता है। तो अगर आपका R2 है 4 और R1 है 2 और दोनों सीरीज में है, तो RS आपका हो जाएगा 2 + 4 = 6। तो बस I हो जाएगा बेटा आपके पास 6 वोल्ट डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो देखो आंसर 1 एम्पियर आपका आ जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, देखिए बी पार्ट में क्या कहता है, कहता है कि 0.40 मीटर लेंथ है, सेम थिकनेस है, सेम मटेरियल का है। अब बताइए करंट क्या होगा। पहले तो रेजिस्टेंस देख लो ना, आपका 0.20 का 4 ओम था, लेंथ आपने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा ना, तो ये 8 ओम आ जाएगा आपका। इसी वजह से सेकेंड पार्ट के अंदर आपका I हो जाएगा दैट इज 6 डिवाइड बाय, अब RS हो जाएगा क्योंकि ये 8 है तो 8 + 2 10, 8 + 2 ये आ जाएगा आपका 10। तो सीरीज में है ना, तो यहाँ पे 10 आ गया बेटा, तो I आपका आ जाएगा 0.6 एम्पियर, बस सिंपल। अच्छा अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि 0.20 मीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल। आप जानते हो बेटा R = रो L/A होता है। अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो बेटा रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो अब इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 ओम, 4 था ना, अब उसका एरिया मैंने क्या कर दिया, हाफ, हाफ, तो सॉरी एरिया कर दिया डबल, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इसलिए 2 ओम आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर I आपका आ जाएगा बेटा 6 डिवाइड बाय RS, 2 तो पहले का ही था, और R2 क्या आया आपका 2, तो मतलब 2 + 2, आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, आंसर इस केस में आ जाता है 4। तो बस कुछ रहा ही नहीं अब करने को, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, दैट विल बी 3/2, और आंसर 1.5 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। इतना आसान था आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये जो न्यूमेरिकल्स थे इनका सोल्यूशन करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट बी के जो बाकी की थ्योरी जो रह गई थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी है। आई होप आपको ये जो थ्योरी है और ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे वो समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।